हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के चैप्टर 4 यानी कि द्विघात समीकरण का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इस पूरे वीडियो में सभी टाइप्स के क्वेश्चन को कवर अप किया गया है, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और ये बिहार बोर्ड के लिए है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर है द्विघात समीकरण। इसमें ऑब्जेक्टिव देखने से पहले जितने भी सूत्र और परिभाषाएँ हैं उसको देख लेते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक भी यही हो जाएगा, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। ये हमारा चैप्टर है द्विघात समीकरण, चैप्टर 4 है। और चैप्टर 3 तक पीछे वाले वीडियो को अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ पे देख सकते हो। तो आप लोग देखेंगे हम लोग इसका परिभाषा द्विघात समीकरण का। तो वैसा समीकरण जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका परिभाषा देखेंगे पहले नंबर। इसका परिभाषा है वैसा समीकरण जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। या इसका ऐसा और परिभाषा हो सकता है कि वैसा समीकरण जिसमें एक चर और इसका अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। वैसा समीकरण जिसमें एक चर लेकिन उसका अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए, इसमें चर एक है, x दोनों में है, लेकिन इसका अधिकतम घात कितना है 2, तो इसे कहेंगे द्विघात समीकरण। जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, कुछ इसी के जैसा ये हमें दिखाई दे रहा है। उसी तरह से एक और ले लेते हैं, x² माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि ये भी इसी के जैसा है। यहाँ पे केवल माइनस प्लस माइनस से कोई अंतर होने वाला नहीं है। यहाँ पर मान बदल गया है, a और b c का मान बदल गया है, तो बताएंगे कि उसमें क्या मान होगा। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे दे दिया x² माइनस 7, ये भी द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 आ गया है। अधिकतम घात 2 आ जाएगा तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि चर एक ही होना चाहिए, तब एक चर में द्विघात समीकरण होगा। उसी तरह से एक और ले लेते हैं, 2x² माइनस 5x बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका भी अधिकतम घात 2 है और चर इसमें एक ही दिखाई दे रहा है। तो इसमें अगर आप पूछ देगा कि ए बी सी का मान निकालिए, तो a बराबर हो जाएगा x के गुणा में, x के गुणा में कितना है 2, तो ये हमारा a का मान हो गया। b का मान इसमें कितना हो जाएगा 3, c का मान कितना हो गया 5। यहाँ पर जो a b c दिखाई दे रहा है वो वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलकर होता है, यानी कि इस यहाँ पर रूट में a, रूट में 2 या रूट में या माइनस में कुछ भी लिख सकते हैं, हो सकता है वहाँ पे, क्योंकि a b c जो है वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये 2x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, इसमें a का मान हो गया 2, b का मान हो गया 3 और c का मान हो गया 5। जब इसमें a का मान निकालेंगे तो a का मान हो जाएगा x² के गुणा में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो 1 तो जरूर है 1, b बराबर हो जाएगा -3 और c बराबर हो जाएगा -5। तो यहाँ पर अगर माइनस से आता है तो उसको लिखना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पर b का मान ये -3 है, लेकिन यहाँ पर 3 था, प्लस में तो नहीं लिखे हैं, क्योंकि प्लस लिखे या ना लिखे वो प्लस में रहेगा। इसमें देखेंगे a b c का मान, a बराबर x² के गुणा में कुछ नहीं है तो 1 जरूर छिपा है, 1 हो गया। b का जो मान निकलेगा वो x के गुणा में ही निकलेगा, b का मान x के गुणा में ही निकलेगा, लेकिन यहाँ पे x वाला कोई है भी नहीं किया है, इसका मतलब b का मान 0 है। c का मान कितना हो गया -7। उसी तरह से इसमें से abc का मान निकालेंगे। a बराबर कितना हो गया 2, b बराबर कितना हो गया -5 और c का मान 0। क्यों? क्योंकि देख लेंगे x² के गुणा में जो रहेगा a का मान, x के गुणा में b का मान, जो बचेगा वो c का मान। x² के गुणा में a का मान, x के गुणा में b का मान, ये b का मान है, और जो बच गया वो हो गया c का मान। तो कुछ इसी प्रकार से भी c का मान निकाल लिया जाता है। इस चैप्टर में क्या क्या सूत्र आते हैं उसको पहले देख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा मूलों का मान, और ये हो गया मूलों की प्रकृति। मूलों का मान, मूलों की प्रकृति।
जितने भी इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव बताएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है। इतना पढ़ लेंगे तो कोई अब दूसरा गाइड वगैरह कुछ नहीं पढ़ना जरूरी है, जितना बताएंगे उतना पढ़ लेंगे अगर तो। ये हो गया मूलों का मान, ये हो गया मूलों की प्रकृति। मूलों के मान में अगर d का मान 0 से बड़ा हो जाता है, d का मान 0 से बड़ा हो जाता है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। आखिर ये d है क्या, इसके बारे में पीछे नीचे बताएंगे। तो पहले नंबर d इतना समझना है कि d का मान 0 से अगर बढ़ हो जाता है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। भिन्न मतलब क्या, अलग अलग, दो गो आंसर आएगा, वो भी अलग अलग, वो भी वास्तविक रहेगा। तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अगर d का मान 0 के बराबर आ जाता है, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। अगर d का मान 0 के बराबर आ जाता है तो दो गो तो आंसर होगा, लेकिन वो बराबर आंसर आएगा। अगर 5 पहला आ गया तो दूसरे को 5 आएगा। अगर d का मान 0 के बराबर आ गया है तो d के बारे में बताएंगे क्या है। अगर d का मान 0 से छोटा आ जाता है, d का मान 0 से छोटा आ जाता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अगर d के मान 0 से छोटे आ जाएगा तो कौनो वास्तविक मूल नहीं होगा, मतलब कि हल नहीं होगा। अगर d का मान 0 से छोटा आ जाएगा ताकि हल नहीं करेंगे। आखिर ये d है क्या, तो यहाँ पर देखते हैं पहले d के बारे में। d को विवेचक या विवितकर कहा जाता है। d को विवेचक या विवितकर कहा जाता है, जिसका मान यानी कि d बराबर होता है b² - 4ac। d बराबर होता है सूत्र b² - 4ac। d क्या है, तो इसको विवेचक या विवितकर कहते हैं, जिसका सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac। ये हमारा उसका विवेचक का सूत्र हो गया। तो आगे एक और सूत्र इसमें हमें देखना है, याद कर लेना है कि मूल को यहाँ पर x से सूचित किया जाता है। x बराबर -b + -√d बट्टा में 2a, ये मूल का सूत्र हो गया। और इसी सूत्र को द्विघाती सूत्र भी कहा जाता है। इस सूत्र का नाम है द्विघाती सूत्र। तो x बराबर -b + -√d बटा में 2a, इस सूत्र का नाम है द्विघाती सूत्र। तो इस द्विघाती सूत्र का तब प्रयोग किया जाता है जब d का मान 0 से बड़ा जाए या d के मान 0 के बराबर आ जाए। लेकिन d का मान 0 से छोटा आ जाएगा तो इस द्विघाती सूत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। और ध्यान रखना है कि -b + रूट इस d के जगह पे कभी कभी ये वाला दे देगा b² - 4ac, तो वही सूत्र है, द्विघाती सूत्र ही है, -b + b² - 4ac बटा में 2a। केवल इस d के मान को बैठा लिया गया था। तो इसको याद कर लेना है कि मूल यानी कि x बराबर -b + -√d बटा में 2a। और एक बात याद रखना है कि द्विघात समीकरण के हमेशा दो गो मूल ज्ञात होते हैं। द्विघात समीकरण के कितने मूल होंगे, 2। तो ऑब्जेक्टिव पूछता है कि द्विघात समीकरण के कितने मूल होंगे, तो 2 गो मूल हो सकते हैं अधिकतम, ना तो एक भी मूल नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर d का मान 0 से छोटा हो जाएगा तो कोई भी मूल नहीं होगा। तो चलिए इस चैप्टर में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। और ये जो व्हाइट बोर्ड पर लिखे हैं जरूरी नहीं है कि परीक्षा में यही आएगा, लेकिन इसी प्रकार के क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम लोग पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। दिया गया है निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। जो नीचे कुछ ऑप्शन दे दिया गया है वो बताना है कि कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के लिए पीछे परिभाषा बता चुके हैं कि वैसा समीकरण जो ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का आता है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। वैसा समीकरण जो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा उसे कहेंगे द्विघात समीकरण। यह एक और परिभाषा लिखवाए हैं कि वैसा समीकरण जिसमें एक चर तथा अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे वैसा समीकरण जिसमें अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अधिकतम घात कितना हो गया, 3 हो गया, मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। इधर देखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, अगर इधर 2x² प्लस में इधर लाएंगे इसको
तो ये 2x² इधर आएगा, फिर प्लस में 2x² इधर आया था, माइनस में 2x², ये तो कट गया, कट के खाली बच जाएगा 1 माइनस 8। तो उसमें द्विघात समीकरण होने के लिए x का घात 2 होना चाहिए, या y है तो y का घात 2 होना चाहिए, लेकिन ये तो कट जा रहा है दोनों। जब कट जाएगा तो इसमें द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि 1 और माइनस 8 केवल बच रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना हो गया, 2 हो गया, x का पावर 2। अब कुछ इसी प्रकार का वो है। अब कहने का मतलब इसमें 3 गो पद हैं, लेकिन इसमें 2 गो पद दिया गया है। इसमें a का मान 3 है, b का मान 0 है और c का मान -2 है। तो जिस भी समीकरण का पावर अगर अधिकतम 2 आता है, अधिक से अधिक पावर उसका 2 है, तो उसे कहेंगे द्विघात समीकरण। जैसे यहाँ पर पावर 2 आया था, लेकिन उसका अधिकतम पावर 2 नहीं बल्कि अधिकतम पावर 3 है। लेकिन द्विघात समीकरण होने के लिए सबसे बड़ा पावर जो है वो 2 होना चाहिए, और उसमें केवल एक ही चर रहना चाहिए, x रहना चाहिए तो केवल x, y रहना चाहिए तो केवल y। इसमें देखेंगे इसका अधिकतम पावर 2 तो ठीक है, लेकिन ये जो x है, ये जो x है वो रूट के रूप में हो गया है, यानी कि x रूट के अंदर हो गया। ये तो बहुपदे नहीं है, ताकि द्विघात समीकरण कहाँ से होगा, क्योंकि x कभी भी x का पावर हमेशा क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, और वो भी पूर्णांक संख्या के रूप में। लेकिन ये तो भिन्न संख्या है, बट्टा में है, तो बट्टा में नहीं होता है कोई भी बहुपद। तो ये बहुपद है भी नहीं किया है, तो समीकरण कहाँ से बन पाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। तो केवल द्विघात समीकरण कौन है, ऑप्शन नंबर सी। द्विघात समीकरण सिंपल से जानना है कि पावर 2 होना चाहिए, अधिकतम पावर। अगर 3 है सबसे बड़ा पावर तो द्विघात समीकरण नहीं है। अधिकतम पावर 2 होना चाहिए या केवल एक चर होना चाहिए, जैसे इसका अधिकतम पावर 2 है, एक चर है। अब देखेंगे दूसरा प्रश्न दिया गया, द्विघात समीकरण x² + 1 x² + x + 1 बराबर 0 का विविधकर क्या होगा। विविधकर यानी कि d का मान। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर देख लेते हैं कि दिया क्या गया है। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, x² + x + 1 बराबर 0। इसमें a का मान निकालेंगे, x² गुणा में a का मान होता है, x के गुणा में b का मान होता है, तो x के गुणा में 1 छिपा हुआ है, और c का मान भी 1 है। तो d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। b का मान कितना हो गया, 1, 1 का स्क्वायर करेंगे -4, कुछ नहीं है मतलब गुणा, a का मान हो गया 1 और c का भी मान हो गया 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 4 1 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। एक में से -4 घटाएंगे, नहीं घट पाएगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा -3, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो विविधकर ज्ञात करने के लिए, यानी कि विविधकर या विवेचक कहेगा, तो d बराबर b² - 4ac का प्रयोग कर लेना है। और उसी तरह से कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 बराबर 0 के मूल है, वास्तविक तथा समान, वास्तविक तथा समान, ऐसे ही कुछ 4 गो ऑप्शन दिया गया है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो सबसे पहले नंबर डी का मान निकालना चाहिए, और परीक्षा में इस पे एक प्रश्न जरूर पूछता है, इस पे जरूर एक प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पर ध्यान से समझ लेना है कि पूछा है कि मूलों की प्रकृति क्या होगा, या प्रकृति भी पूछता है तो डी का मान निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पर कहा नहीं प्रकृति, लेकिन उसका प्रकृति दे दिया है 4 गो ऑप्शन के रूप में, तो बताना है कि इनमें से कौन सही है। तो पहले नंबर ए लिख लेंगे, a बराबर 4, b बराबर हो गया 4, c बराबर 1, x² गुणा में a का मान, x के गुणा में b, और जो बच गया c का मान। d का मान निकालेंगे, d बराबर b² - 4ac, b का मान 4 है, 4 का स्क्वायर -4, a का मान 4 हो गया, c का मान हो गया 1, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, इसमें गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा 16, बचेगा कितना 0, यानी कि d का जो मान है वो 0 के बराबर आ गया। तो d का मान जब 0 के बराबर आ गया तो पीछे लिखवाए हैं मूलों का मान, मूलों की प्रकृति में, तो उसमें लिखवाएंगे जब d का मान 0 के बराबर होता है तो इसका मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो 2 बराबर वास्तविक मूल, 2 बराबर वास्तविक मूल, वास्तविक बराबर, बराबर कहने का मतलब समान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 2 बराबर बराबर यानी कि समान वास्तविक मूल। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, दिया गया x² - 9x + 18 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया गया है, ऐसा चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ना है। x² - 9x + 18 बराबर 0,
ये दे दिया गया है, इसको हम लोग या तो गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे या द्विघाती सूत्र से या पूर्ण वर्ग विधि से, क्योंकि इसमें हल करने के लिए 3 विधि बताया गया है। द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं, गुणनखंड विधि, द्विघाती सूत्र से और ये पूर्ण वर्ग विधि। अगर जो भी स्टूडेंट उन तीनों विधियों को समझना चाहता है, बनाने के लिए जानना चाहता है, तो चैनल के पेज पर जाकर उसका वीडियो जो है जाकर देख लेना है, इसी चैप्टर का पूरा डिटेलिंग से उसमें बताया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे x² - 9x + 18 = 0, इसका मूल बताना है, यानी कि x का मान निकालना है। तो इसको हम गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं, x²। ऐसे इसको 2 भागों में तोड़ेंगे कि ये जोड़ने पर -9 ही रह जाए, गुणा करने पे शुरू और लास्ट के बराबर आ जाए, यानी कि शुरू और लास्ट में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 18x²। तो ये -3x - 6x में डिवाइडेड कर देंगे 2 भागों में, बराबर 0। इसको अगर जोड़ेंगे तो -6 - 3 जोड़ेंगे तो -9 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो माइनस प्लस और 36 18x²। इसको ऐसे 2 भागों में फैक्टराइज करना होता है, तोड़ना होता है कि जोड़ने पर इतना ही रह जाए और गुणा करने पर शुरू और लास्ट के गुणा के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। इस दोनों में से x मिल रहा है, दोनों में x बचेगा, 2 x है तो एगो कॉमन ले लिए, -x यहाँ पर कॉमन ले लिया, बच गया 3। जो यहाँ पर चिन्ह रहता है वहीं कॉमन लिया जाता है। देखेंगे कि दोनों में क्या मिल रहा है, तो 6 के पहाड़ा में 2 आ रहा है, 6 ले लेंगे, x बच गया। यहाँ पे प्लस है, हम माइनस कोमा लिए हैं तो माइनस रखेंगे तब माइनस प्लस होगा, और ये 36 18 बराबर 0। हमेशा गुणनखंड के अंदर वाला बराबर रहता है, जब बराबर नहीं आएगा मतलब गलत हो जाएगा। तो इन दोनों में से एक को लिख लेना है कोष्टक के अंदर, इन दोनों को एक कोष्टक में डाल देना है। जब इतना बराबर 0 लेंगे, जब x - 3 = 0, x का मान निकालेंगे, माइनस उधर जाएगा प्लस में। जब x - 6 = 0 लेंगे, तो x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6, माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में। अतः मूल निकाल लेंगे, मूल हमारा क्या आ गया, तो 3 और 6, 3 6 यही मूल है। ऑप्शन में देख लेंगे कहाँ पे आ रहा है, 3 6 यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, क्योंकि उसी में 3 और 6 है। अब ध्यान रखना है कि अगर पहले 6 और बाद में भी 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आगे पीछे लिखने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो चलिए कुछ और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 5 को देखते हैं। दिया गया है, यदि समीकरण 2x² - 8x + k = 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान क्या होगा इनमें से। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको जब सोल्व करेंगे तो इसमें कहा गया है कि 2x² - 8x + k = 0 के मूल बराबर हैं। तो पहले इसमें से a का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है -8, c का मान कितना हो गया k। इसमें से a का मान निकाल लिया 2, b का मान -8, c का मान हो गया k। इसमें पूछा क्या गया है कि मूल बराबर हैं, तो मूल कब बराबर होंगे, चूंकि मूल कब बराबर होंगे, जब d का मान 0 के बराबर हो जाए। जब d का मान 0 के बराबर होंगे तभी मूल वास्तविक तथा समानते हैं। तो इसमें कहा गया है कि यदि 2x² - 8x + k = 0 के मूल बराबर हैं, 0 इस समीकरण का जो मूल निकल रहा है द्विघात समीकरण का, वो बराबर आ रहा है। यानी कि बराबर आ रहा है, कब बराबर होता है, जब d का मान 0 के बराबर होता है। तो इसलिए d बराबर हो जाएगा 0, या d का मान यहाँ पर बैठा लेंगे। ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि बोल दिया गया है कि 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि 2 बराबर वास्तविक मूल हैं या होगा यदि हो d बराबर 0। तो मूल जब बराबर होते हैं तो d का मान 0 हो जाता है। तो यहाँ पर d का मान होगा, यानी कि सूत्र b² - 4ac = 0। d का सूत्र यहाँ पर बैठा लिए, b² का मान -8 है, 8 का स्क्वायर -4, a के जगह पर बैठा लेंगे 2 हो गया, c का मान हो गया k बराबर 0। माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे 64, माइनस ये हो जाएगा 4 दूना के 8 के बराबर 0। ये हो गया 64, माइनस उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 8 के, 8 8 64, यानी कि k बराबर हो गया 8। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएगा। जब भी बोलेगा कि मूल बराबर है यानी कि डी का मान 0 करके आंसर निकाल लेना है सूत्र का प्रयोग करते हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें कहा है कि p के किस मान के लिए x² - 4x + p बराबर 0 के मूल भिन्न तथा वास्तविक होंगे। सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर a का मान निकाल लेते हैं। a बराबर कितना है, इसमें जितना छिपा हुआ मान है x² के गुणा में तो 1 हो गया, b का मान -4 हो जाएगा और c का मान हो गया p। a का मान x² के गुणा में 1, b का मान x के गुणा में -4, बचा हुआ c का मान। तो इसमें पूछा क्या गया है कि मूल भिन्न तथा वास्तविक होंगे। तो चूंकि भिन्न तथा वास्तविक कब होते हैं, जब d का मान 0 से बड़ा या बराबर होता है। भिन्न तथा वास्तविक कब होंगे, जब d का मान 0 से बड़ा या बराबर होंगे। जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ऐसे लिखवाए हैं। यानी कि इसमें कह दिया गया कि भिन्न वास्तविक मूल है, यानी कि d का मान 0 से बड़ा हो गया। d का सूत्र लगाएंगे b² - 4ac, बड़ा हो गया, इधर हो गया 0। यहाँ पर हम लोग b का मान बैठा लेंगे तो b का मान है -4 इसका स्क्वायर, -4a का मान 1 और c का मान हो गया p। बड़ा का चिन्ह है इस प्रकार इधर से तो बड़ा हो गया 0। माइनस का स्क्वायर करेंगे +4 का स्क्वायर करेंगे 16, 4 1 p में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -4p और ये हो गया बड़ा का चिन्ह इधर और इधर हो गया 0। जिधर खुला हुआ मुंह रहता है उधर बड़ा होता है, जैसे इधर ये वाला बड़ा है, 0 से इधर वाला मान बड़ा हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, 16 को इधर छोड़ते हैं, माइनस में उसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में सब उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। ये माइनस में उधर गया तो प्लस बन गया। इसको ये सब सर्वसमीका है, ये वाला ये सभी सर्वसमीका कहलाती है। तो जैसे बराबर वाला हल होता है सेम उसी प्रकार से इसको भी हल कर लेंगे, उसी के जैसा ये सब हल होता है। यानी कि इधर माइनस में उस पर जाएगा तो ये भी प्लस बन जाएगा। यहाँ पर p का मान निकालेंगे, ये हो गया 16। ये p का मान निकालने के लिए 4 को इधर भागा में लाएंगे, इधर बड़ा हो जाएगा, उधर बच गया p। 4 चौके 16, इधर 4 हो गया, इस तरह से p हो गया। इधर 4 को और बड़ा का चिन्ह है, p हो गया इस प्रकार से। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर 4 बड़ा है, अब p क्या है, छोटा है, क्योंकि उसका पूंछ जो है वो p की तरह है। समझना है कि ये खुला हुआ मुंह जो है वो 4 की तरफ है तो 4 बड़ा है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों का मतलब वही है। इधर 4 की तरफ खुला हुआ मुंह है, 4 की तरफ खुला हुआ मुंह है। ये नुकीला भाग जिसमें निकला है p की तरफ, तो इसमें भी वो ऐसे ही निकला है। दोनों का मतलब एक ही है। अब इसमें कोई दोनों में फर्क नहीं है। तो अब देख लेंगे कि इस दोनों में से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। तो पहला ही ऑप्शन मिल गया, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब ये वाला वैसा नहीं है, अब ये मुंह तो इस तरह से खुला हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये p की तरफ खुला हुआ है। तो p की तरफ खुला हुआ मुंह इसमें कहाँ है, 4 की तरफ खुला हुआ मुंह है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये ऐसा क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ऐसा क्वेश्चन चैप्टर 2 में भी देखने को मिला होगा, द्विघात बहुपद में भी। तो दिया गया है हमारा 1/α + 1/β का मान निकालने के लिए। तो सबसे पहले ए का मान निकाल लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, ए का मान हो गया 3, बी का मान हो गया 5 और सी का मान हो गया -7। ए का मान 3, बी के मान 5, सी का मान हो गया -7। तो इसके बाद में हमको ये वाला मान निकालना है, तो उसी को सोल्व कर लेंगे। 1/α + 1/β, इसका लघुत्तम निकालेंगे तो अल्फा × बीटा हो जाएगा। जब लघुत्तम नहीं निकलता है तो गुणा के रूप में रख लिया जाता है। अल्फा से अल्फा कट गया, बच गया बीटा, बीटा से भागा देंगे, बीटा कट गया, बच गया अल्फा। अल्फा + बीटा बराबर सूत्र होता है -b/में, और अल्फा × बीटा बराबर सूत्र होता है c/में। अल्फा + बीटा बराबर हो गया -b/में और अल्फा × बीटा बराबर c/में। अब ये चार तल्ला बन गया है, तो इसको ढा ढिंगला देंगे तो ये आ जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा, सी आ जाएगा नीचे। ए से ए कट गया, बच गया माइनस और बी, तो बी का मान कितना है 5। अब बट्टा में कितना है सी, सी का मान कितना है -7। तो माइनस से माइनस कट गया, ये हो गया 5/7 आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी 5/7। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं।
8 में कहा गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है। इसके मूल जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि पहला मूल यानी कि अल्फा बराबर एक्स मान लेते हैं, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा में एक्स। ध्यान से समझिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में 2 मूल होता है जिसको अल्फा और बीटा माना जाता है। अल्फा को अगर एक्स मान लिए हैं तो बीटा कितना हो जाएगा 1 बटा एक्स, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, जैसे एक्स है तो इसके बटा में 1 छिपा हुआ है, तो उल्टा कर देंगे, 1 ऊपर गया एक्स आ गया नीचे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, मतलब कि दोनों मूलों का गुणनफल। अल्फा की जगह पर कितना हो गया एक्स है, अब बीटा की जगह पर कितना हो गया 1 बटा में एक्स। ये तो कट जाएगा, एक्स से एक्स कट गया, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है सी बटा में ए। अब बराबर इधर कितना बचा है 1, तीसरा तिरछे गुणा कर लेंगे, 1 में और 1 में गुणा ए और 1 में गुणा करेंगे तो ये ए हो जाएगा, बटा में 1 छिपा हुआ है तो 1 में सी में गुणा करेंगे तो सी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा सी, जिसमें ए बराबर सी आया हुआ है। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0 के मूल होंगे, यानी कि इसके अगर ऐसा दे दिया गया है इसका मूल क्या होगा, क्योंकि इसमें दुइयों को पद दिया गया है तो इसका मूल ज्ञात करने के लिए कंफ्यूज नहीं होना है। दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0, इसमें कुछ गुणनखंड नहीं करना है, इसमें x को कॉमन ले लेंगे केवल, क्योंकि दोनों में x मिल रहा है। बच गया 3x प्लस 2 इधर बच गया बराबर 0। जब इसके बराबर 0 लेंगे, जब x बराबर 0 तो ये खुद आंसर को बन गया। जब कोष्टक वाले अंदर वाले कोष्टक में जो है उसको बराबर 0 लेंगे, 3x प्लस 2 बराबर 0। इसमें भी क्या करेंगे x का मान निकालेंगे, प्लस उधर गया माइनस में, x का मान निकालेंगे, ये गुणा में है तो कितना हो जाएगा भागा में, यानी कि -2 बटा में 3। तो हमारा मूल आ गया 0 -2 बटा में 3। यहाँ पर हम गुणनखंड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें दुइयों को पद दिया गया है। गुणनखंड करने के लिए 3 पद चाहिए था लेकिन इसमें नहीं है, तो इसी तरह से x को कॉमन ले लिया गया है। तो यहाँ बच गया 3x प्लस 2, इसके बराबर 0 लेंगे तो यही एक मान हो जाएगा, इसके बराबर 0 लेंगे तो प्लस उधर गया माइनस में, x का मान निकालेंगे -2 बटा में 3, तो 2 को मूल आ गया 0 और ये -2/3। तो इसमें देख लेंगे कि उसका आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो 0 -2/3, 0 -2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मूल है तो x का मान आगे लिखे हैं पीछे लिखे हैं, इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं। तो यही -2 बटा में 3, 0, -2 बटा 3, 0। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे तो इसमें दिया गया है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दूसरा में अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान ज्ञात कीजिए। इसमें 2 गो प्रश्न है, परीक्षा में अलग अलग देगा, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए हैं लेकिन परीक्षा में तो ऑप्शन जरूर रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सोल्व किया करेंगे। तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र का प्रयोग कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आखिर ये सूत्र आता कहाँ से, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सूत्र अगर नहीं पढ़े होगे तो यहाँ से ये बनता है सूत्र, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर सूत्र पढ़े होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें से ए स्क्वायर बी स्क्वायर का जब मान निकाला जाता है तो ये हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस इधर आएगा माइनस में 2ab बराबर इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही सूत्र ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक सूत्र बन जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए इसके लिए सूत्र हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, एक ये सूत्र हो जाएगा। फिर यहीं एक बार यहाँ पर माइनस अगर कर लेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर के लिए सूत्र हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर ये माइनस रहेगा तो ये प्लस बन जाएगा, सूत्र वहीं हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस से इधर आ गया है प्लस। तो इसके लिए एक और सूत्र हो जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक सूत्र हो गया। इस प्रकार से कुछ उसी तरह से दूसरा का जब प्रश्न जब हल करेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू, अल्फा को ए बीटा को बी मानकर ए क्यू प्लस बी क्यू सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो आखिर ए क्यू प्लस बी क्यू ये वाला सूत्र कहाँ से आता है, तो देखिए ध्यान से, तो एक सूत्र पढ़े होंगे ए प्लस बी के होल क्यू बराबर ए क्यू
प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी के होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसमें से ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालेंगे तो ये प्लस में इधर आएगा तो बन जाएगा माइनस, यानी कि ए प्लस बी के होल क्यू बराबर, ये प्लस इधर आ गया माइनस में 3ab इंटू ए प्लस बी, इधर का बच गया ए क्यू प्लस बी क्यू। तो यही हमारा सूत्र बन जाता है ए क्यू प्लस बी क्यू का ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी प्रकार से अगर ए माइनस बी के होल क्यू से सूत्र निकालना चाहेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू का, तो ए माइनस बी के होल क्यू का सूत्र होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया, जबकि यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू का निकालना है। तो ये वाला सूत्र हम लोग प्लस वाला नहीं बन सकता है, सूत्र तो निकलेगा लेकिन ए क्यू माइनस बी क्यू का, लेकिन हमें जरूरी क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू का। तो ए क्यू प्लस बी क्यू के लिए केवल एक ही सूत्र ये वाला हो जाएगा, इसके लिए ये दोनों सूत्र हो जाएगा। लेकिन आखिर इस दोनों में से कौन इसमें प्रयोग करेंगे, तो ये वाला प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ए माइनस बी आया है। ए किसके बदले में लिए हैं, अल्फा के जगह पर, बी किसके लिए हैं, बीटा के जगह पर। तो अल्फा माइनस बीटा का कोई सूत्र नहीं होता है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा के लिए होता है, इसलिए ऊपर वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। चलिए इसमें से पहला प्रश्न देखते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे, शुरू वाला का। तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। इसी सूत्र का प्रयोग क्यों किए हैं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है लेकिन अल्फा माइनस बीटा का सूत्र नहीं होता है। अल्फा प्लस बीटा का मान इस पे हम लोग पुट कर लिए हैं और इसका सूत्र भी लगा लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बटा में इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है सी बटा में ए। चलिए इसका मान रख लेते हैं, ये हो गया माइनस, बी का मान यहाँ से रख लेंगे। तो चूंकि यहाँ पर मान निकाल लेते हैं, ए बराबर 1 है, बी बराबर माइनस पी है और सी का मान क्यू है। तो यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पे प्रश्न में ही आ गया, बी का मान एक और माइनस आ गया। इसको कोष्टक में रखेंगे और इसको मझले ब्रैकेट में करके स्क्वायर कर लेते हैं। बट्टा में ए का मान कितना है, 1 है, माइनस 2 सी का मान ए आ गया, बट्टा में ए का मान 1 है। माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस में गुणा करेंगे प्लस और पी का स्क्वायर करेंगे पी स्क्वायर। नीचे तो 1 बचा है, 1 से कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। माइनस 2 में ए में गुणा करेंगे 2a। तो ये हमारा एगो आंसर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2a। उसी प्रकार से दूसरा देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। दूसरा हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू किस सूत्र पर आया था, तो ये वाला सूत्र पर ए प्लस बी के होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी सूत्र में से ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालेंगे। ये प्लस इधर आया था तो माइनस हो जाए, तो इसके लिए सूत्र क्या था, ए प्लस बी के होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी। लेकिन यहाँ पर ए बी ना होकर क्या है, अल्फा बीटा है। तो यहाँ पर अल्फा लिख लेते हैं और ये बीटा हो गया, ये भी अल्फा और बीटा है। उसी तरह से अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। इसका मान निकाले हैं, आई प्लस इधर आया है माइनस में, पीछे जो कि बता चुके हैं। अब सबका सूत्र बैठा लेते हैं यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में इसका पावर है 3 माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा में, और ये अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि माइनस बी का मान पुट कर लेते हैं। बी का मान हो गया माइनस पी और इसका पावर हो गया 3 बट्टा में क्या है, तो बट्टा में 1 है तो 1 का पावर हो गया 3। यानी कि सबके लिए कोष्टक दे देते हैं, जैसे यहाँ पर था -3। सी का मान यहाँ से बैठा लेंगे, सी का मान कितना है, तो सी का मान हमारा क्यू है। ए का मान 1 निकाल चुके हैं, गुणे माइनस बी का मान फिर निकाल लेंगे, तो बी का मान यहाँ पर हमारा आया है माइनस पी बट्टा में ए का मान कितना है, तो 1 है यहाँ पे,
इसको इस तरह से बंद कर लिए। माइनस माइनस में गुणा करेंगे, प्लस प्लस पी बच गया, पी का पावर 3 करेंगे पी क्यू, नीचे 1 बच गया, 1 का पावर 3 करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, 1 नहीं लिखेंगे नीचे। अब इसमें गुणा कर लेते हैं, माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, 3 पी क्यू सब में गुणा करेंगे तो ये बच जाएगा 3 पी क्यू, और यही हमारा आंसर हो गया। माइनस माइनस में गुणा करके प्लस कर दिए, पी का पावर 3 करेंगे पी क्यू, नीचे 1 का पावर 3 करेंगे तो 1 का पावर 3 करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, नीचे 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता है। माइनस माइनस प्लस, प्लस में माइनस में गुणा करेंगे माइनस, क्योंकि सब गुणा में है। 3 क्यू पी में गुणा करेंगे तो 3 पी क्यू, थोड़ा सजा लिए, पी पहले लिख दिए, क्यू को बाद में लिख दिए हैं। 1 1 में गुणा करेंगे तो नीचे 1 बच जाएगा, 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। तो आप लोग वीडियो को इसी तरह से देखते रहिए तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगला चैप्टर इसी चैनल पे आएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।